प्रीवियस टॉपिक के जस्ट बाद अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इम्पीडेंस के बारे में। क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। देखो अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक तरफ से देखते चलिएगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ आपको समझाता हूँ, पहले एक नज़रिया देख लीजिए। हमने आपको प्रीवियस टॉपिक में ये पढ़ाया था कि जो LCR सर्किट होता है, थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। जब हम लोग LCR सर्किट का स्टडी करते हैं तो Z की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। याद करिए, Z का फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ करता था, याद है आप सभी को। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, चाहे हम C सर्किट की बात करें, चाहे R सर्किट की बात करें, या LC सर्किट की बात करें, या RL सर्किट की बात करें, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के किसी भी सर्किट की बात करो, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसी को नाम दिया गया है इम्पीडेंस। देखिए अब पढ़ते हैं। इम्पीडेंस का मतलब है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट एंड इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। मतलब ये कुछ अजूबा नहीं है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। मैं आपको थोड़ा बेसिक लहजे में समझाता हूं, ऐसे समझो। ऐसे इम्पीडेंस AC में आने वाला एक नया टर्म है, लेकिन शॉर्टकट समझो। आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कि बेटा इसको रेजिस्टेंस बोलो, इसको क्या बोलो, रेजिस्टेंस। आप बचपने में जाइए तो इसको नाम दिया गया था कैपेसिटर। यस सर। कुछ दिन पहले आप पढ़े हो इंडक्टर, इंडक्टर फैराडे लॉ में इंडक्टर। तो कॉन्सेप्ट कहता है जैसे इनका नाम रेजिस्टेंस है, जैसे इनका नाम कैपेसिटर है, जैसे इनका नाम इंडक्टर यल है, वैसे ही LC सर्किट में जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसे LC सर्किट, जैसे CR सर्किट, जैसे RL सर्किट और जैसे LCR, तीनों। तो अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो LC सर्किट है, जो RC सर्किट है, जो RL सर्किट है, जो LCR सर्किट है, इन सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, जब इस सर्किट की मैं बात कर रहा हूं, इस 4 सर्किट की, तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, उसी को नाम देते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बस इस बात को बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये 4 कंपलसरी, ये 4 LC RC RL LCR, तो इस चारों सर्किट का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, उसी को कहते हैं इम्पीडेंस। तो ये पहला आपका लैंग्वेज क्लियर। और हमारे सिलेबस में केवल LCR सर्किट है बेटा, हमारे सिलेबस में सिर्फ LCR सर्किट है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली LCR की बात किए हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट समझने के लिए जब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा LC सर्किट, RC सर्किट, RL सर्किट, तो वहां फिर से बताऊंगा कि इम्पीडेंस क्या होता है। बातें क्लियर? चलो, इम्पीडेंस का पॉइंट क्लियर हो गया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इम्पीडेंस का LCR सर्किट में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और इसका यूनिट होता है ओम। बस इतनी बातें तुम पकड़ लो। प्योर हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा। अगर थियरी का PYQ पॉइंट आएगा ना, यही आएगा। अगर किसी थियरी का PYQ पॉइंट आएगा तो सिर्फ ही आएगा। अब इसी तरह एक एक्स्ट्रा पॉइंट और पढ़ लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। चलो सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो बचपन का फॉर्मूला था ओहम्स लॉ। याद दिलाता हूं, ओम्स लॉ, I बराबर होता था V/R। याद है आपको? ओम्स लॉ कहता था करंट I इज इक्वल टू V/R। और जब V/R लगाते थे तो V होता था बैटरी का वोल्टेज। कॉन्सेप्ट सुनते चलना, बैटरी का वोल्टेज,
और R होता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R होता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। याद है बेटा? बिल्कुल सर याद है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी तरह हमारे दो सर्किट कौन सा सर? एक तो इंडिविजुअल L और एक इंडिविजुअल C सर्किट जो हम पढ़ा चुके हैं। L सर्किट और C सर्किट पढ़ाए थे। तो इस L सर्किट में एक फार्मूला निकला था सर, कौन सा फार्मूला याद दिलाता हूँ। पीक वैल्यू करंट की I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। याद है? वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो बेटा अगर तुलना किया जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर ओम्स लॉ से कंपैरिजन किया जाए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल के साथ समझना, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। अगर ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ ये सिखाता है कि करंट I इज इक्वल टू वी बाई आर। वी है बैटरी का वोल्टेज, आर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसी तरह अगर हम कंपेयर करें एल सर्किट के साथ, सर कौन सी बातें? हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होता था, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होता था, मैंने लिखवाया है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। वीडियो में पीछे जाओ, जाके देखो ये लिखा है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। और ओम्स लॉ से कंपेयर करने पे हम पाते हैं कि ये जो ओमेगा एल है ये बिहेव कर रहा है एज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टर्म सुनना, ये जो ओमेगा एल है, ये ओमेगा एल बिहेव कर रहा है एज अ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको नया नाम दिया गया है एक्सेल, इसी को नाम दिया गया है एक्सेल। इस ओमेगा एल को ही कहते हैं एक्सेल, और इस एक्सेल को नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सेम एज इट इज जब कैपेसिटर सर्किट की बात आती है तो कैपेसिटर सर्किट में जो पीक वैल्यू ऑफ करंट थी दैट इज वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। याद करो ये था, जाके मिला लो वीडियो में। कैपेसिटर का जो इफेक्टिव करंट था दैट इज वी नॉट अपॉन ओमेगा सी। और ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो हम पाते हैं इस टर्म को ही नाम दिया गया है एक्ससी, और इसको कहते हैं इंडक्टिव कैपेसिटेंस। चलिए यहाँ से हमारी दो लैंग्वेज तैयार हो गई आपके सामने। चलिए देखिए, ये रहा, यही आपको पढ़ा रहा था। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। इसको क्या नाम दे? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज अ PYQ। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज अ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ ये पॉइंट है। अब चलिए पढ़ते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है, वी नो फ्रॉम रिलेशन I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा सी। ये EMF है, EMF सोर्स ऑफ वोल्टेज है, EMF ऑफ बैटरी है, E नॉट से लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं, हम इजीली कह सकते हैं कि फ्रॉम द रिलेशन, जैसा कि हम जानते हैं किसी कैपेसिटर सर्किट में पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से वी फाइंड दैट फैक्टर 1 अपॉन ओमेगा सी, फैक्टर 1 अपॉन ओमेगा सी इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और ये अपोज करता है कैपेसिटर में फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को, फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहो या एज अ कंपेयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बात सेम है, समझ का फेर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो कि अपोज करता है कैपेसिटर में फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट, इस सर्किट में। तो 1 अपॉन ओमेगा सी को ही कहते हैं एक्ससी। तो पॉइंट याद रखिएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी से प्रेजेंट करते हैं, और एक्ससी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। फॉर्मूला है ये, एक्ससी का फॉर्मूला है। और इसका यूनिट जो होता है ये ओम होता है, यूनिट, क्योंकि सबके सब इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, कंपेयर किया जा रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस से, तो इसका यूनिट भी होगा ओम। ठीक है, दो बातें क्लियर। अब यहाँ पे जरा आगे चलते हैं, ये काम का पॉइंट है, यहाँ पर हमारे लिए ये काम का पॉइंट है, इसलिए समझाना बेहद जरूरी है। चलिए देखिएगा, ये बेसिक था,
लिखना ऐसे ही है एग्जाम में, सेम ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे। तो फाइनली कैपेसिटिव रिएक्टेंस में हम लोग क्या जाने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में हमने जाना फ्रॉम रिलेशन आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/ω c, ये याद दिला दो एग्जामिनर को। वी फाइंड दैट फैक्टर 1/ω c इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओ आर और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ AC थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग जैसा कि जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी, याद है 2 फ्रीक्वेंसी, इसको पुट कर दो, इस वैल्यू को पुट कर दो, तो XC दैट इज इक्वल टू 1/2 फ्रीक्वेंसी टाइम्स C, और यहाँ पे रिलेशन देख करके हम कह सकते हैं जो XC का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है ये रिवर्स है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिवर्स रिलेशन है। वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट किए तो XC और फ्रीक्वेंसी में रिवर्स रिलेशन है, और इसका ग्राफ तुमसे पूछेगा, ग्राफ पूछेगा कि जो इंडक्टिव कैपेसिटेंस है क्या है भाई, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो इसका ग्राफ बताओगे ये इनवर्स लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस XC और फ्रीक्वेंसी दोनों में इनवर्स रिलेशन है। ड्यू टू दिस रीजन, इनवर्स रिलेशन होने के कारण जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, ठीक। पॉइंट याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला तब लगेगा, ये XC का फार्मूला तब वैलिड होगा जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जब हमें फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर की वैल्यू गिवन हो, ठीक, याद रखिएगा। XC की वैल्यू 1/2 FC होता है, एज अ फार्मूला याद रखिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसी टॉपिक पर बात करते हैं, इसी टॉपिक पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसके बारे में एक बात आपको बता दें। फॉर AC सर्किट, याद रखना, फॉर AC सर्किट, फॉर AC सर्किट फ्रीक्वेंसी, क्लियर कट थोड़ा लिखना जरूरी है। फॉर AC सर्किट फ्रीक्वेंसी इज F, then XC is equal to 1/2 फ्रीक्वेंसी टाइम्स C, और ये डिफाइन है, ये हमारा डिफाइन है। बट अब जहां बट आता है वहां खतरा आ जाता है, बट फॉर DC करंट, फॉर DC करंट, DC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0, DC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0, और XC और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिलेशन होने के कारण, फ्रीक्वेंसी और XC में उल्टा रिलेशन होने के कारण, तो जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC की वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिलती है, और इनफाइनाइट का मतलब है कि फॉर DC करंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब है फॉर DC सर्किट के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर। बात समझे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। XC की वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू नॉट डिफाइन है, सोच लो कितनी बड़ी बात है। ये सब क्वेश्चन है बेटा, प्योर क्वेश्चन है ये, आप उठा के देख लो, इसीलिए तो तुमको नहीं समझ में आता है क्योंकि तुम रिवाइज नहीं करते हो। खत्म यहाँ पे मेरा पॉइंट पूरा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में बस ये 2 स्लाइड आपको पढ़ना था। डेफिनेशन कैसे याद रखोगे मैं याद दिलाता हूँ। जैसे बेटा इंडक्टर को L बुलाते हो, कैपेसिटर को C बुलाते हो, और रेजिस्टेंस को R बुलाते हो, वही सगा भाई है। बस फर्क इतना है कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे RL सर्किट हो गया, जैसे LR सर्किट, CR सर्किट, LC सर्किट, कोई भी सर्किट है, उस दौरान आने वाला जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसी को नाम दे देते हैं ये टर्म। लेकिन कैपेसिटर के केस में ओनली फॉर इंडिविजुअल कैपेसिटर, ओनली फॉर इंडिविजुअल कैपेसिटर वी कैन इजीली से
कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिफाइन 1/ω/c। ठीक, XC बराबर 1/ω/c, इसी को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, बाई फॉर्मूला देख पा रहे हैं। 1 फ्रीक्वेंसी से उल्टा रिलेशन है, ग्राफ हो गया ये। और हमने मेजर पॉइंट पढ़ लिया। ये AC सर्किट की फ्रीक्वेंसी f है तो XC ये होगा, और DC करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए XC इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। अब सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम वही चीज, केवल इंडक्टर सर्किट के लिए जब हमारा एक इंडक्टर जुड़ा होता है किसी AC सर्किट से, इंडक्टर L, जब इंडक्टर L किसी AC सर्किट से जुड़ा होता है तो सोच के देखो, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फिर से वही शब्द, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इट इज द मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट अपोजेज ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। वहां कैपेसिटर, यहाँ इंडक्टर L, टू फ्लो ऑफ AC थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। कहने का मतलब वही सेम है, किसी इंडक्टर के भीतर अपोज करने का नेचर जो कि फ्लो ऑफ करंट में क्या करता है, अपोज पैदा करे, अपोज करे, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करे, उस अपोजिशन नेचर को ही कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे टर्म नहीं देख पा रहे हो, बार बार वही चीज बोल रहा हूं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है अपोज करना फ्लो ऑफ करंट का। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है अपोज करना फ्लो ऑफ करंट का। तो चलिए यहाँ पे कुछ बातें बता दें। इंडक्टिव रिएक्टेंस में बस एक बात याद रखना, यहाँ पर भी फॉर्मूला हम जानते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से लिखते हैं। XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L। कहाँ से आया तो याद दिला देते हैं कहाँ से आया। फॉर इंडक्टर सर्किट वी नो पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू E0/ω/L। याद है, आप याद करिए, इंडक्टर सर्किट में पीक वैल्यू ऑफ करंट ये था। तो इसको जब कंपेयर करते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ये ओमेगा L को ही कहते हैं XL, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इस XL को ही कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहां से हम कह सकते हैं XL बराबर ओमेगा L, और जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो XL का फुल फॉर्मूला आ गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम्स L, 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम्स L। और यहाँ से हम कह सकते हैं जो XL है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। और यहाँ पे ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे फैक्ट बता दें, फॉर AC सोर्स, मतलब फॉर AC सर्किट, फॉर AC सोर्स फ्रीक्वेंसी इज F, देन XL इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L। ये डिफाइन है। और बट आया तो खतरा आया, बट आ गया तो खतरा आ गया। बट फॉर DC सर्किट, फॉर DC करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, सो XL इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। XL और फ्रीक्वेंसी, ये देखो बेटा, XL और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है। ये देखिए, XL और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन, ये देखिए, XL और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी 0 मतलब XL 0। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन कंडक्टर, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन इंडक्टर easily DC करंट कैन फ्लो, AC तो फ्लो होगा ही होगा, साथ ही साथ DC भी फ्लो हो जाता है।
केवल मात्र एक स्लाइड में पूरा इंडक्टिव रिएक्टेंस खत्म। यूनिट ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट क्या होगा? ओम। बेटा वही एसआई यूनिट इसका ओम ही होता है। जितने इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सबका यूनिट ओम, क्योंकि बात किसकी आ रही है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस की। तो स्लाइड देख लीजिए, स्लाइड कंटेंट का लेवल बेटा बहुत अपर है, तगड़ा है। पहला पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने पढ़ा, इंडक्टिव रिएक्टेंस खत्म कहानी, एक स्लाइड में सब मैंने बता दिया, पूरा गाना मैंने गा दिया। दूसरे स्लाइड में कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहा थियरी, ये थोड़ा लंबा था इसलिए 2 सर्किट में। इम्पीडेंस तीसरा पॉइंट भी हमने डिस्कशन कर दिया, और ये सारा बेसिक पॉइंट पे डिपेंडेंट था। तो हमने बेसिक सर्किट में क्या आपको बताया? बेसिक में हमने आपको बस इतना बताया, जो बेसिक हमने समझाया, हमने बेसिक्स में बस इतना कवर किया कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट है, जैसे एलसी, जैसे आरसी, जैसे आरएल एंड एलसीआर सर्किट, सिर्फ और सिर्फ इन 4 की बात करें, अगर हम इन 4 सर्किट की बात करते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, मतलब टोटल आर, एक तरह से बात करें इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पहले सुनते चलिएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं लगभग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान करके कंपेयर कर सकते हैं। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही जेड कहते हैं, इम्पीडेंस। यही हमने समझाया है, यही हमने समझाया है, इम्पीडेंस। ठीक। और इंडक्टेंस और रिएक्टेंस क्या था? इंडक्टेंस और रिएक्टेंस तुलना करना था, कंपेयर करना था फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V/R। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो कि अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट का, जो कि अपोज करेगा, जो कि अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट का, फ्लो ऑफ करंट का, तो इसको हम नाम देंगे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। अरे वही एक्सएल और एक्ससी की बात हो रही है, एक्सएल और एक्ससी की। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका और ये कॉन्सेप्ट था इसका बेसिक। पूरी बातें क्लियर? अब हम लोग नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक उठाते हैं। व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? केस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन? लॉन्ग क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं आपके सामने। फिक्स है पीवाईक्यू, फिक्स है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके सामने मैं डिस्कशन करने चल रहा हूं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक केस ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, केस फॉर रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है बेटा, ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। बहुत प्यार मोहब्बत से समझिएगा, बहुत प्यार से, तगड़ा टॉपिक है। नहीं समझोगे तो दिमाग से उड़ जाएगा, और समझ गए तो तुम उड़ा दोगे प्रश्न को। चलिए, आपने लॉन्ग क्वेश्चन एलसीआर सर्किट पढ़ा था, वहीं से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फील करिएगा कॉन्सेप्ट को। ये हमने एल लिया, बगल में सी लिया, बगल में आर लिया, और इसको हमने ऐड कर दिया एक एसी सोर्स से, ये एसी सोर्स है, और ये रहा हमारा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। पूरे बात को आपको लिखना है कॉपी में ऐसे ही, ये L है, ये C है, ये R है। ठीक। मैं कहता हूं इसके द्वारा लिया गया वोल्टेज VL है, इसके द्वारा लिया गया वोल्टेज VC है, इसके द्वारा लिया गया वोल्टेज VR है। ठीक, सब कुछ सही। आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस सर्किट में याद होना चाहिए,
रजिस्टेंस सर्किट में जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज ऑफ आर होता है, याद है। रजिस्टेंस वाले शर्त में जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज ऑफ आर होता है। कैपेसिटर के केस में करंट आगे होती है, करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। और निगेटिव पाई बाई टू फेज डिफरेंस बनाता है, निगेटिव पाई बाई टू। क्यों? क्योंकि याद होगा, मुझे रटा हुआ है, आपको भी रटा होना चाहिए। फॉर कैपेसिटर, ये लिखना है एग्जाम में, सेम ऐसे बड़ा चित्र बना के लिखना है, बड़ा डायग्राम। कैपेसिटर सर्किट में करंट जो है वो आगे होगी, करंट लीडिंग होती है और वोल्टेज लैगिंग होता है। कितना? पाई बाई टू। मतलब करंट आगे आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे पीछे चलेगा, पाई बाई टू। और इंडक्टर की बात करें, अगर इंडक्टर की बात करें बेटा, अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में करंट ये आई है तो वोल्टेज आगे आगे रहेगा, ठीक है। यहां वोल्टेज आगे रहता है, वीएल लीडिंग है। कितना लीडिंग है? प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। जाके इक्वेशन देखो, मुझे सब रटा हुआ है, मुझे सब रटा हुआ है। इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में करंट पीछे है, इंडक्टर के केस में करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है, ठीक। चलिए, सारी बातें क्लियर। कुछ ऐसा आपको रिकॉल रखना होगा। और हमने सॉल्व करके समझाया था, याद करिए। इक्वेशन, टोटल इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, लिख दोगे तो दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या कंपेयर करेंगे? चित्र बना देते हैं। ये है VL, ये है VC और ये है हमारा करंट I, जिसके डायरेक्शन में है VR इसी डायरेक्शन में है। और इफेक्टिव की बात करें तो ये है V टोटल और डॉट 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 लाइन खींच दे रहे हैं, डॉट 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 लाइन। ये ऊपर की तरफ भाग रहा है ओमेगा C स्पीड से, मतलब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको सल्यूशन का तरीका था, इसके सल्यूशन का तरीका था कि हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया VL माइनस VC मान के, और इधर साइड है VR, और इसके वजह से जो इफेक्टिव आएगा दैट इज कॉल्ड जेड, आवर जेड। और जेड की वैल्यू कैसे सॉल्व होगा? 90 डिग्री पे है कहानी, तो 90 डिग्री पे हमने रिजल्टेंट डिफाइन कर लिया। वो प्रोसेस सब पिछला वाला है, तो इतने से आप समझ गए होंगे। अब इक्वेशन में आपको बात समझना है, क्योंकि हम लोग केस फॉर रेजोनेंस कंडीशन समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहो, आपकी मर्जी हो, सुनिएगा ध्यान से, आपकी मर्जी हो, अगर आप चाहें, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, अगर आप चाहें तो डिटेल LCR सर्किट बता सकते हैं इसी कहानी में, इसी लॉन्ग क्वेश्चन में बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। भाई वीडियो में समझाया हूं तो मैं दोबारा क्यों लिखूं? आप मुझे बताइए, क्या आप नाराज हो जाएंगे? कंटिन्यूअसली क्लास में 4 घंटे के लंबे मैराथन क्लास में वन शॉट में जब मैं अभी पीछे ही पढ़ाया हूं, तो वीडियो में पीछे जाओ, नोट कर लो। तो सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप LCR सर्किट का ये पूरा डायग्राम और पिछला जो पढ़ाए हैं पूरा कॉपी पेस्ट करके इस लाइन से लिखना शुरू करोगे। कौन लाइन से? Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के भीतर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां तक आप लिख सकते हैं। अब यहां पे आपका सल्यूशन शुरू होता है रेजोनेंस का। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, अब सुनिएगा, यहीं से आपका आंसर शुरू। कंडीशन फॉर रेजोनेंस का कंडीशन कहता है इफ XL बराबर XC हो जाए। ये कंडीशन है बेटा। पहला बात, रेजोनेंट कंडीशन पढ़ रहे हैं ना, देखिए रेजोनेंस कंडीशन पढ़ रहे हैं ना, तो रेजोनेंस कंडीशन सिर्फ तब होगा
रेजोनेंस कंडीशन सिर्फ तब होगा जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाए, एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाए, और एक्सएल बराबर एक्ससी के केस में, एक्सएल बराबर एक्ससी के केस में जो इम्पीडेंस जेड होता है, इम्पीडेंस जेड, ये इम्पीडेंस जेड ये मिनिमम होता है। इम्पीडेंस जेड जो है वो मिनिमम होता है, मिनिमम, अभी सब बताऊंगा कैसे हो रहा है। जेड मिनिमम होता है। फील करते चलना, जब हमारा एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाएगा तो इम्पीडेंस जेड मिनिमम होता है एंड करंट थ्रू एलसीआर सर्किट, करंट थ्रू एलसीआर सर्किट विल बी मैक्सिमम, मतलब कि रेजोनेंस के कंडीशन में इम्पीडेंस मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा। यही बात कहलाती है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब क्यों ऐसा कहते हैं, कैसे ये होगा, प्रूफ करिए सर। चलिए अब प्रूफ करते हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं ये मैंने क्या बोला है। चलो सुनना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट की, तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि एलसीआर सर्किट की बात हो रही है, एलसीआर सर्किट की, अगर मैं थोड़ा सा भी एक्सएल का वैल्यू रखूं, थोड़ा सा भी, बिल्कुल पॉइंट के बराबर, डेसिमल पार्ट में, फ्रैक्शन पार्ट में, मैं बस इतना कह रहा हूं कि कैसा भी इंडक्टर हो, कैसा भी रेजिस्टेंस हो, अगर मैं इंडक्टर की वैल्यू डेसिमल में रखता हूं, फ्रैक्शन में रखता हूं, छोटे से छोटा वैल्यू भी रखता हूं, तो कुछ ना कुछ एक्सएल मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्ससी मिलेगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है ही है। तो अगर हमारा आर, एल और सी तीनों गिवन है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। जेड की वैल्यू कुछ भी मिलेगा तो मैक्सिमम मान मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगा। लेकिन अब सुनो, लेकिन अब यहीं पे बात घूम जाएगा। लेकिन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सुनना। लेकिन हम रेजोनेंस की कंडीशन लगा दें, लेकिन हम रेजोनेंस की कंडीशन लगा दें, रेजोनेंस की कंडीशन लगा दें अगर, तो रेजोनेंस की कंडीशन लगाने पे क्या होगा? रेजोनेंस की कंडीशन कहता है एक्सएल बराबर एक्ससी। आप मुझे बताओ, लेकिन हम रेजोनेंस की कंडीशन लगा दिए, अब पुट कर दिए, तो एक्सएल बराबर एक्ससी यहां पुट करो तो जीरो हो जाएगा। आप पुट करके देखो, मुझे पूरा दिख रहा है। अगर हम इसकी कंडीशन लगा दें रेजोनेंस वाला, तो रेजोनेंस लगाने पे क्या होगा? जेड बराबर स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, यही तो होगा। मैंने लगा दिया, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो देखो जरा, एक्सएल माइनस एक्सएल जीरो, जेड बराबर स्क्वायर रूट के भीतर आर स्क्वायर, और जेड बराबर क्या हो गया? आर। अभी तक तीनों मिल के वैल्यू दे रहे थे और रेजोनेंस के केस में केवल आर आ गया। तभी हम बोलते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन लगाने पे जेड क्या होगा? मिनिमम। देखो लिखा है कि नहीं, जेड इसलिए मिनिमम होता है। देखो हमने लिखा है, अगर हम एक्सएल बराबर एक्ससी कर देंगे तो इम्पीडेंस मिनिमम होगा, और इस मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड बराबर आर। समझे? जेड बराबर आर। आप बोल सकते हो, ये बातें तुम लिख करके दिखा सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, पूरा जितना बेहतर लिखोगे बेटा उतना नंबर अच्छा आएगा।
जितना बेहतर लिखोगे उतना बेहतर नंबर आएगा, पूरा ऐसे छाप देना। एलसीआर सर्किट में जेड बराबर ये होता है, जेड का मान मैक्सिमम मिलेगा अगर हमें आर एल सी तीनों डिफाइन है, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन लगा देने पे एक्सएल बराबर एक्ससी होगा, जिस कंडीशन में जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, और जेड की मिनिमम वैल्यू कितना है, आर है। जेड की मिनिमम वैल्यू कितना है, आर है। जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, आर है। जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, आर है, रेजोनेंस के कंडीशन में। ठीक, अब सुनना यहां से आगे कहानी बढ़ाता हूं, कहानी सेम ऐसे लिखते चलो। इफ जेड इज मिनिमम, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, इफ जेड इज मिनिमम फॉर एलसीआर सर्किट, इफ जेड इज मिनिमम फॉर एलसीआर सर्किट, when applying the case of resonance, when applying the case of resonance, हमने रेजोनेंस का केस लगाया तो जेड की वैल्यू मिनिमम। जनरली वी नो, अब यहां पे जवाब सुनना, जनरली वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ, बहुत डिटेल्ड पढ़ा रहा हूं बेटा, तगड़ा। जनरली वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ सेज करंट आई नॉट, जो कि पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू करंट की, जो जनरली हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, करंट आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, और एलसीआर सर्किट में आर न बोल करके जेड इंपीडेंस बोलोगे, आपको पता ही है ये आर कन्वर्ट हो जाता है ना इंपीडेंस में, याद करो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अरे भैया बेसिक फॉर्मूला ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो V की भूमिका निभाएगा ईएमएफ और रेजिस्टेंस की भूमिका निभाएगा जेड, और जैसा कि हम जानते हैं जेड मिनिमम है, जेड कितना है बेटा, मिनिमम। भैया केस ऑफ रेजोनेंस अप्लाई किए हो तो जेड की वैल्यू कितनी है, मिनिमम। तो यहां पे आई नॉट का जो पीक वैल्यू होगा, आई नॉट की जो पीक वैल्यू होगी ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो करंट कितना फ्लो करेगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमने लिखा है, देखो भैया यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कि जब हमारा जेड इम्पीडेंस मिनिमम होगा, जब इम्पीडेंस जेड मिनिमम होगा, जो कि जेड बराबर आर है, तो इस केस में करंट थ्रू एलसीआर सर्किट विल बी मैक्सिमम। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ये देखो, देख लो, प्रूफ कर दिया हमने। If Z is minimum for LCR circuit when applying the case of resonance, generally we know I बराबर V by R, I इज इक्वल टू V by R, V की भूमिका E नॉट, R की भूमिका इम्पीडेंस Z, क्योंकि LCR सर्किट में R नहीं बोलते, LCR सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इम्पीडेंस बोलते हैं Z। और LCR सर्किट में रेजोनेंस का केस लगाने पे, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस का केस लगाने पे जेड हो जाता है मिनिमम, ऑटोमेटिकली जेड हो जाता है मिनिमम। मैं नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देख लो, आप खुद देख लो, यल की वैल्यू कुछ भी डालो, सी की वैल्यू कुछ भी डालो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी डालो, तो जेड हमें मैक्सिमम मिलेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। लेकिन रेजोनेंस अप्लाई कर दिए, जैसे रेजोनेंस अप्लाई किए एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, जेड की वैल्यू मिनिमम हो गई। और रूल कहता है इफ जेड इज मिनिमम देन पीक वैल्यू जो होगी, करंट की जो पीक वैल्यू होगी, ये सबसे मैक्स मिलेगा थ्रू द एलसीआर सर्किट। अब यहां पे कहानी पूरी खत्म, देखो पूरी कहानी समाप्त। देखो ये है हमारा इंडक्टर, ये है कैपेसिटर,
ये है रेजिस्टेंस, यही सर्किट था, आप देख लो, यही सर्किट था, यही सर्किट है। ठीक, फिर से रुको, फिर से बना दें, बहुत प्यार से समझो, बहुत प्यार से। ठीक, ये L है, ये C है, ये R है। अगर हम बात करते हैं LCR सर्किट का, तो LCR सर्किट में जब आपने एक रेजोनेंस का केस लगा दिया, रेजोनेंस का केस लगा दिया, तो ये सर्किट कैसी बिहेव कर रही है? जैसे हमने LCR सर्किट में रेजोनेंस का केस अप्लाई कर दिया, XL बराबर XC, XL बराबर XC अप्लाई कर दिया, तो ये सर्किट टूट गया Z बराबर R में, Z बराबर R में। मतलब इस LCR सर्किट का जो इफेक्टिव डायग्राम बन गया वो केवल रेजिस्टेंस हो गया, केवल रेजिस्टेंस, क्योंकि Z की वैल्यू क्या है? केवल R है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि when इंडक्टर, कैपेसिटर एंड resistance are linked through a AC source and finally we applying the case of resonant, this effective circuit is behave like as resistance circuit। और अगर हमने केस ऑफ रेजोनेंट लगा दिया LCR में, तो Z की वैल्यू मिनिमम होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक, यहां तक बातें क्लियर। और अब हम लोग यहां से लास्ट स्टेप बात करने चल रहे हैं, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हमने रेजोनेंट का पूरा कंडीशन पढ़ लिया, अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि इसी का टॉपिक है, इसी का टॉपिक है इंक्लूड, बस मैं अलग से लिख रहा हूं। व्हाट इज टॉपिक इसी का है बेटा। अब हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने चल रहे हैं, तो चलिए देखिए, वी नो XL बराबर XC, ये हम जानते हैं, यही कंडीशन था, पहला कंडीशन ही हमारा ये था, देख लो, हमारा कंडीशन ही पहला ये था, ये देख लो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कहाँ गया? अच्छा, एक स्टेप पीछे, ये रहा। लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, ऐसे ही लिखना, LCR सर्किट छाप देना, फेजर डायग्राम छाप देना, और फिर बता देना कि Z बराबर ये होता है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ये देखो, ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस, तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस कहता ही है XL बराबर XC, और XL बराबर XC अप्लाई करने पे Z मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ये कैसे होता है मैंने प्रूफ करके दिखाया, यहाँ पे हमने Z मिनिमम प्रूफ किया, और इस वाले सर्किट में हमने करंट मैक्सिमम प्रूफ कर दिया, करंट मैक्सिमम। और ये बातें करने के बाद हम बता सकते हैं कि अगर LCR सर्किट जो कि AC सोर्स से जुड़ा है, तो केस ऑफ रेजोनेंस अप्लाई करने पे ये LCR सर्किट नहीं रह जाता, बल्कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है, और इस रेजिस्टेंस में पीक वैल्यू फ्लो होती है, दैट इज I0 मैक्सिमम वैल्यू, I0 मैक्सिमम वैल्यू फ्लो करता है थ्रू द रेजिस्टेंस। और अब हम लोग इस सर्किट में बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो XL बराबर होता है ओमेगा L, पढ़ा ही दिए हैं, ये भी देख लो भैया कहाँ से आया, देख लो भैया, ये देखिए, ये भी हम पढ़ा दिए हैं, XL बराबर ओमेगा L, ये देखिए XL बराबर ओमेगा L, और XL बराबर 2 पाई फ्रीक्वेंसी L, तो ये भी हमने दिखा दिया। चलो देखो, तो XL बराबर ओमेगा L और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, बिल्कुल सही है। दोनों को दाएं बाएं मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को दाएं बाएं मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा ब्रेन पावर कहता है ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन LC, ये होगा 1 अपॉन LC। यहाँ पे ओमेगा कॉमन ले, स्क्वायर रूट ले लो, तो ओमेगा बराबर हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट में LC, देख लो। और ओमेगा को हम लोग कहते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को कहते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट में LC। और अगले स्टेप में यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगले स्टेप में फ्रीक्वेंसी F बराबर 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट में LC,
तो इसी को कहते हैं बेटा, इस फॉर्मूले को ही कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसी को कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्रूफ हो गया। दो ग्राफ आपको बता देता हूँ, ये दो ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा, पूरी कहानी खत्म। क्या है भैया, चलो दो ग्राफ हमें प्लॉट करना कंपलसरी है, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा बेटा, बहुत कंपलसरी है, दो ग्राफ ये कंपलसरी है, और तब आपका टॉपिक फाइनली फिनिश हो जाएगा। चलिए ग्राफ देखते हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी और कुल मिला के फ्रीक्वेंसी वर्सेस, पहला ग्राफ जो कि बनाना है आपको, फ्रीक्वेंसी वर्सेस आई मैक्सिमम का ग्राफ प्लॉट करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक तरफ है करंट आई, एक तरफ है फ्रीक्वेंसी एफ। रूल कहता है फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट मिलता है, तो ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा। ग्राफ ऐसा ही बनता है, याद करिएगा। कैसे, मैं समझा रहा हूँ कैसे, बात को समझो। ये देखो फैक्ट में समझाता हूँ आपको, बिल्कुल साफो साफ फैक्ट देखिए। कहाँ गया, ये देखिए, चलिए ये देखो, ये फैक्ट पढ़िए। जेड की वैल्यू मिनिमम है, जेड की वैल्यू मिनिमम है, तो इस केस में करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, करंट मैक्सिमम। जेड की वैल्यू मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम। और अब हमारे इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो ये जो पीक वैल्यू मिल रही है, ये जो पीक वैल्यू है, ये पीक, इसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी F बराबर एफ नॉट। और यहाँ पे I की मैक्स वैल्यू है, यहाँ पर I की मैक्स वैल्यू है, यहाँ पर I की मैक्स वैल्यू। बस एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ये हमारा करंट की मैक्स वैल्यू है, इसको आई कर दे, थोड़ा ऊपर का बनाना था। और ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये वाली डॉटेड डॉटेड लाइन, इसी को कहते हैं आई का मैक्स, आई का मैक्स। ये वाई एक्सिस पे मैक्सिमम करंट है और ये हमारा पीक वैल्यू है। तो ये ग्राफ है, और ये ग्राफ किसके बीच है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट के बीच, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ये ग्राफ आपको बनाना कंपलसरी है। और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, ये ग्राफ बस इतना बता रहा है, ये ग्राफ केवल इतना बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे पीक मिलेगा, ये ऐसे पीक मिलेगा, पहाड़ की चोटी। और पहाड़ की चोटी इस बात को बताती है, ये पीक वैल्यू है करंट, पहाड़ की चोटी बताती है ये पीक वैल्यू है करंट की मैक्स वैल्यू, ये पीक है। तो पीक कब मिलेगा, जब फ्रीक्वेंसी बराबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो, और इस केस में ये मिल गया मैक्सिमम करंट। ये ग्राफ है। अब इसी का दूसरा ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस का। अब हम लोग दूसरा ग्राफ देखेंगे फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस का। ये ग्राफ है हमारा फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस जेड। तो इसका ग्राफ कैसा है, देखिए इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है, ये एक तरफ हमारा जेड है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, और इसका ग्राफ ये हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा। ये हो गया सेम, जस्ट इसी का उल्टा। अब यहाँ पे ये बात क्या बता रहा है, चलो देखो,
जैसा कि हमें पता है फ्रीक्वेंसी और जेड, तो यहाँ पे देखो जेड की मिनिमम वैल्यू है ना, इसको देखो लोअर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू, तो ये डॉट 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 लोअर वैल्यू, ये डॉट 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 लोअर वैल्यू, तो इसको कहते हैं जेड का मिनिमम। सर कैसे? याद करो, याद करो, रेजोनेंट के केस में जेड मिनिमम है, ये देखो लिखे हो, रेजोनेंस के केस में जेड मिनिमम होता है, देख लो जेड मिनिमम होता है, रेजोनेंट के केस में जेड मिनिमम होता है। तो जेड के मिनिमम होने के लिए ग्राफ ये होगा, ये देखो, और इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे एफ बराबर एफ ऑफ आर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस। तो ये हमारा लास्ट ग्राफ समाप्त। ये वाला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का ग्राफ और ये ऊंचाई है जेड की मिनिमम। दोनों में फर्क क्या है? रेजोनेंस के केस में आई मैक्स होता है, फील कर लेना भैया, लाइन को फील कर लेना। रेजोनेंस के केस में करंट मैक्स होता है, इसलिए पीक ग्राफ है, ये देखो ये पीक ग्राफ है, चोटी मिल रहा है, चोटी पीक वैल्यू। रेजोनेंस के केस में पीक वैल्यू करंट की है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की है, इसलिए पहाड़ उठा हुआ है। भाई पहाड़ की चोटी कैसी होती है? ऊंची होती है कि नहीं? हिमालय पर्वत की श्रृंखला ऊपर होता है, गड्ढे में नहीं होता, तभी तो बोलते हो हिमालय की चोटी, पीक वैल्यू ऑफ हिमालय, पीक पीक ऑफ हिमालय। तो रेजोनेंस के केस में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में करंट को पीक पहुंचाना है, पीक, तो इसीलिए देखो हिमालय की चोटी उठी हुई है। और जब फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ खींचते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहती है जेड की वैल्यू मिनिमम होगा, इसलिए ये देखो गड्ढा में गिर गया ग्राफ, ये ग्राफ हमारा गड्ढे में गिर गया, गर्त में, ये गर्त में दिख रहा है गड्ढा, गड्ढे का मतलब है धंस जाना, और गिरता वही है, गिरता वही है जो कमजोर है। तो यहाँ पे एफ बराबर एफ आर, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जिस केस में हमें जेड मिनिमम मिल रहा है। ये देखो ऊंचाई कितनी कम है, देख रहे हो वाई एक्सिस पे ऊंचाई कितनी कम है। तो ये हो गया हमारा फुल टॉपिक यहाँ पे फिनिश, फुल टॉपिक फिनिश, पूरा फिनिश। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एलसी सर्किट, एलआर सर्किट एंड आरसी सर्किट। बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ।